चलिए बोरेक्स पढ़ते हैं आगे। बोरेक्स जिनके कंपाउंड्स बोरेक्स प्रिपरेशन, हेडिंग डालिए प्रिपरेशन। कहाँ प्रिपरेशन, तो इसमें लिखिए ओर ऑफ बोरेक्स। नेक्स्ट टाइम लिखिए ओर ऑफ बोरेक्स, ओर ऑफ बोरेक्स। टिंकल, TINCAL, टिंकल, टिंकल इसकी बोरेक्स का नाम, और का नाम है टिंकल। लिखिए इसमें आगे, नेक्स्ट टाइम लिखिए टिंकल, टिंकल हैज़ अप्रोक्स, टिंकल हैज़ अप्रोक्स 25% बोरेक्स, टिंकल हैज़ अप्रोक्स 25% बोरेक्स। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, टिंकल का सॉल्यूशन बनाते हैं, टिंकल सॉल्यूशन, ठीक है। फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, ये हम यहाँ पर करते हैं और आपको मिलता है Na2B4O7.10H2O। आपको बोरेक्स इस तरीके से मिल जाता है, डायरेक्ट और से ही हमें इसको मिल जाता है, ठीक है। प्रॉपर्टीज लिखिए। बोरेक्स इज ऑल्सो नोन एज सुहागा इन हिंदी, बोरेक्स इज ऑल्सो नोन एज सुहागा, SUHAAGA, सुहागा इन हिंदी। इन हिंदी आपने वो फ्रेज पढ़ा होगा, सोने पे सुहागा, सोने पे सुहागा क्या मतलब होता है उसका, हिंदी मतलब में क्या मतलब होता है उसका? हाँ, कुछ चीज़ एक अच्छी तो पहले से ही थी और वो और ज़्यादा अच्छी हो गई है। तो सोने पे सुहागा का यहाँ पे मतलब होता है कि जब गोल्ड को बोरेक्स के साथ मिला के हीट किया जाता है तो उसमें जो भी और इम्प्योरिटी होती हैं वो भी निकल जाती हैं और गोल्ड का जो कलर है और ज़्यादा चमक कर आता है, ठीक है। तो इसलिए वो टर्म यूज की जाती है, सोने पे सुहागा। नेक्स्ट लिखिए, बोरेक्स इज ईजिली कन्वर्टेड टू बोरिक एसिड, borax is easily converted to boric acid, full stop. It is allowed to react, it is allowed to react, it is allowed to react with HCl to form boric acid, it is allowed to react with HCl to form बोरिक एसिड। तो यहाँ पर देखिए Na2B4O7.10H2O, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं HCl के साथ, तो 2 टाइम्स ऑफ HCl और यहाँ पर आपका बन जाता है 4 टाइम्स ऑफ BOH थ्राइस, या इसको हम लिख देते हैं H3BO3 प्लस आपका 2 टाइम्स ऑफ NaCl प्लस
5 टाइम्स ऑफ H2O। ये सी भी तो समझी है। हाँ, इसको ऐसे या ऐसे लिख सकते हैं। तो ये इसका हाइड्रोक्साइड नहीं है। हाँ नहीं, OH लिखने का मतलब तुरंत हाइड्रोक्साइड नहीं हो जाता। आप देखिए H2SO4 ये आपका है, इसे SO2 और यहाँ पर आपका OH ट्वाइस, 2 दूनी 4, ऐसे भी लिख देते हैं इसको। IIT ने एक बार ऐसे घुमा पे क्वेश्चन भी दिया है, SO2OH ट्वाइस would we like to work as base, acid, एम्फोटेरिक समथिंग। और सर वाला पकड़ नहीं पाए, OH लिखते हैं, हाँ बेस होगा। सल्फर का कुछ कंपाउंड है जिसमें बेस होगा, H2SO4 है भाई वो। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, थर्ड प्रॉपर्टी लिखिए, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स एक्ट्स एज ए बफर। अभी लाइन छोड़ रहा हूं मैं, अभी आगे एक लाइन छोड़िएगा, इसी में आगे मैं लिखाऊंगा। इसके एक्वा सॉल्यूशन को जब हम रिएक्ट कराए जाते हैं Na2B4O7, ठीक है। देखिए बोरेक्स को आप डायरेक्ट ये क्रिस्टलाइज वाटर के साथ लिखिए या बिना इसके लिखिए, मतलब उसका वही केमिकल रिएक्शन में काम तो यही कर रहा है, ठीक है। प्लस आपका 7 टाइम्स ऑफ H2O। यहाँ पर ये H2O कह रहा है कि मैं इसको पानी में घोल रहा हूँ, तो हमें यहाँ पे ये मिलता है 2 टाइम्स ऑफ NaBOH4 ये मिलता है, प्लस आपका 2 टाइम्स ऑफ H3BO3 ये आपको मिलता है। वो कह रहा है कि जो बोरेक्स का पानी में जो बनाया गया सॉल्यूशन है वो बफर की तरह काम करता है। क्या आप एक्सप्लेन करेंगे क्यों करता है? एसिडिक बफर का, बेसिक बफर का? एसिडिक बफर। तो एसिडिक बफर में H3BO3 क्या है यहाँ पर? वीक एसिड है या उसका कॉन्जुगेट है, क्या है? कैसा? वीक एसिड है ना, वीक एसिड है। और ये कैसे है इसका कॉन्जुगेट? इसका कॉन्जुगेट कैसे है? मान लो CH3COH है, तो CH3COH का कॉन्जुगेट बेस तो CH3CO माइनस Na+ है। यहाँ पर फिर ये कॉन्जुगेट आपको दिख रहा है क्लियरली कि क्या है? क्लियरली नहीं दिख रहा। एक्चुअली हम आगे पढ़ेंगे, जो बोरिक एसिड है, बोरिक एसिड को जब आप डिसोशिएट करोगे तो क्या रिएक्शन लिखोगे? H3BO3 गिव्स क्या? H2BO3 मतलब H2BO2 माइनस प्लस H+, ऐसे। हाँ, यही यहाँ पर गड़बड़ है। जो H3BO3 है वो प्रोटिक एसिड नहीं है, वो मतलब इसमें प्रोटॉन नहीं देता, वो लुईस एसिड है, वो OH- ले लेता पानी से। तो एक्चुअली में इसीलिए इसके जो सही फॉर्मूला है वो ये लिखना चाहिए, ये है, जब ये पानी से एक OH ले लेगा तो ये बन जाएगा BOH4-, तो इसका मतलब कॉन्जुगेट बन गया उसका। तो उसका कॉन्जुगेट ये है। ये ब्रोंस्टेड लोरी के एक एसिड बेस कॉन्जुगेट के अकॉर्डिंग सेटिस्फाई नहीं होता एसिड जो उसका कॉन्जुगेट है ना। ब्रोंस्टेड लोरी के अकॉर्डिंग एसिड और उसका कॉन्जुगेट तो वो है जो H+ जाने के बाद, लेकिन यहाँ पर वो वाला नहीं है क्योंकि ये लुईस ब्रोंस्टेड लोरी एसिड बेस है ही नहीं। तो ये OH- लेने के बाद जो ये स्पेसी बनती है दैट मीन्स BOH4-, ये इसका कॉन्जुगेट बेस है। और ये कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बना है, तो कॉन्जुगेट बेस है ना, तो सोल्ट ऑफ इट्स कॉन्जुगेट बेस है ना। तो ये आपका है सोल्ट ऑफ इट विद सोल्ट ऑफ इट विद स्ट्रॉन्ग बेस है ना, विद स्ट्रॉन्ग बेस। और ये दोनों जब कॉम्बिनेशन आपके पास होते हैं तो ये काम करता है बफर का, है ना, ये आपका बफर का काम करता है। कैसा बफर है? ये आपका एसिडिक बफर है ना, ये आपका एसिडिक बफर ये आपका बन गया है। तो इसलिए जो बोरेक्स है, बोरेक्स का जो एक्वा सॉल्यूशन है वो बफर की तरह काम करता है।
हो गया, आगे चलते हैं। बोरेक्स बीटी टेस्ट कौन सा पॉइंट है? फोर्थ है ये। फोर्थ पॉइंट है ना ये, बोरेक्स बीटी टेस्ट। तो इसका प्रोसीजर देखिए, इसमें क्या करते हैं हम यहाँ पर। आपके पास पहले तो एक ये होना चाहिए, ये प्लेटिनम वायर का बना होता है, प्लेटिनम वायर गो जिसे बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके पास 2 ग्लास वॉच के अंदर आपका होगा, लेबोरेटरी में छोटी छोटी सी ये कॉनकेव शेप की ग्लास की भी होती हैं प्लेट्स ही, उन्हें वॉच ग्लास बोलते हैं, ठीक है। क्यों बोलते हैं उन्हें वॉच ग्लास पता है? अबे वो WATCH है। देखने को क्या बोलते, देखने वाली वॉच की स्पेलिंग क्या स्पेलिंग है? सेम है दोनों की। सर वो आपने वो वेबसाइट पे देखी जो मैंने भेजी? हाँ देखी मैंने, पर कंप्यूटर पे चलेगी वो सही। सर कंप्यूटर पे मैंने तो मेरा कंप्यूटर से भेजी थी। हैं? मैंने तो बिना उसके ढंग से काम नहीं दिख रही वो ऐसे? हाँ, छोटे छोटे से तो चीज़ें दिख रही हैं। कंप्यूटर पे देखी। चला के देखी मैंने तो वो खुल नहीं रही थी बहुत ज़्यादा। एक वॉच ग्लास में आपका बोरेक्स का पाउडर है, एक वह आपका मेटल ऑक्साइड का पाउडर है। कोई मेटल, कॉपर, कोबाल्ट, निकल, उनके ऑक्साइड का पाउडर एक में रखा हुआ है। यहाँ पे आपका ये गैस बर्नर है ना, बुनसन बर्नर है बेसिकली, गैस बर्नर नहीं। यहाँ पर आपका ये है, इसमें ये आपका ये सर क्या होता है, क्यों कहते हैं वो? जो पुरानी घड़ियाँ जो आती थी, ये घड़ी है, इसका ग्लास कैसा है? फ्लैट है ना, फ्लैट है। लेकिन जो पुरानी घड़ी थी आप देखोगे उसका ग्लास है जो ऊपर उठा हुआ है, कॉनकेव शेप का है, मतलब ऊपर उठी हुई शेप है। उस पर आप दबाओगे तो जैसे कि डोम होती है, डोम का सारा फोर्स उसके कॉर्नर पे शिफ्ट हो जाता है। जैसे एग का शेल होता है, उसका सारा फोर्स अपनी लेयर पे शिफ्ट हो जाता है। तो ऐसी जो पुरानी घड़ियाँ उस पर आप दबाओगे तो उसका सारा फोर्स किनारे पे सेट हो जाएगा, ठीक है। पुराने टाइम में हम इतने मजबूत गिलास नहीं बना पाते थे। जैसे ये गिलास है, ये बहुत मोटा गिलास है, आप अगर इसे ऐसे दबाओगे तो टूटेगा नहीं। लेकिन अगर पुराने टाइम में वो पतला गिलास ही यार फ्लैट बना देते तो दबाते फट से टूट जाता। तो कॉनकेव शेप दे रखी थी जिससे कि ज़्यादा फोर्स को सस्टेन कर सके। उसी को आप निकाल के ऐसे उल्टा रखोगे तो वो कॉनकेव शेप देगा आपको। जो बुनसन बर्नर है उसमें जो फ्लेम है, वो फ्लेम, जो पूरा फ्लेम है वो कंटिन्यूस एक टाइप का फ्लेम नहीं है। कोई जैसे कि आपने LPG का वो देखा है बर्नर, जो गैस स्टोव में LPG का बर्नर है। LPG का बर्नर जो रहता है वो आपका ऊपर से ऐसा रहता है और उसमें बीच में भी ऐसे छेद रहता है और फिर यहाँ पे ऐसे छेद रहते हैं, है ना, ये रहते हैं उसमें, ऐसा रहता है LPG गैस का बर्नर। ये बीच में छेद क्यों है? वो तो बाहर से भी आती थी। नीचे से मतलब नहीं है, वो हमने बिल्कुल ऐसा पूरा फ्लैट बना देते, उसमें ज़्यादा छेद आ जाते, ज़्यादा ही फ्लेम निकल सकता था। उसमें बीच में भी हमने होल दिया है, क्यों? अगर बीच में होल ना हो तो ये पूरा का पूरा फ्लेम जल रहा है,
जो बीच वाली जो गैस जल रही है उसको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, क्योंकि बाहर की ऑक्सीजन तो यहीं पे खत्म हो जाएगी ना। बाहर की ऑक्सीजन, मान लीजिए इस रूम में बहुत सारे लोग बैठे हैं, दरवाजा वहाँ पे खुलता है, तो मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन तो वही खींच लेंगे, यहाँ तक ऑक्सीजन कैसे पहुँचेगी? इसका मतलब यहाँ पे भी एक विंडो होनी चाहिए, तब वहाँ के लोग कर पाएँ। तो अगर ये पूरा मैं फ्लैट बना देता तो यहाँ वाले मॉलिक्यूल ही लगभग सारी ऑक्सीजन खत्म कर लेते। बीच वाली जो गैस है वो तो पार्शली अनबर्न्ड निकलती ना, वहाँ से कंबशन उसका पूरा नहीं होता, तो प्रॉपरली आपको ऑक्सीजन मिले। एक ऑक्सीजन तो वो वहाँ से लेता है, जैसे ही वो जेट बर्नर जाता है गैस का, जब वहाँ पे हाई स्पीड से वो गैस अंदर जाती है तो वहाँ पे भी 2 छेद रहते हैं, कुछ गैस तो वहाँ से सक करता है बर्नौली प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। बर्नौली के अकॉर्डिंग जब आपको हाई प्रेशर में अगर कुछ चीज़ आएगी तो अपने साइड में वो लो प्रेशर बना देती है, तो जहाँ पर वो ट्यूब लगी रहती है वहीं पे 2 छेद रहते हैं, वहाँ से गैस उसके साथ एंटर होती है। तो बहुत सारी ऑक्सीजन तो उसने वहीं पे मिक्स कर ली, फिर ये ऊपर गया, ऊपर जाकर जल रहा है, तो वहाँ पे फिर साइड से और ऑक्सीजन मिली और बीच में से भी ऑक्सीजन मिली, मतलब अबेंडेंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन उसको मिल रही है। ठीक है, नाउ इसके लिए बताइए, जब ये फ्यूल ऊपर जाएगा, फ्यूल ऊपर जा रही है, वो जो बत्ती है कैपिलरी एक्शन से ऊपर फ्यूल लेकर जा रही है, तो ये जो बाहर आउटर फ्लेम जल रहा है इसके पास तो अबंडेंट ऑक्सीजन है, जो अंदर चल रहा है क्या उसके पास अबंडेंट ऑक्सीजन है? उसके पास अबंडेंट अमाउंट में क्या है? उसके पास अबंडेंट अमाउंट में फ्यूल है, और बाहर वाली फ्लेम के पास अबंडेंट अमाउंट में ऑक्सीजन है। तो इसका जो फ्लेम है वो 2 पार्ट में बोला जाता है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम और रिड्यूसिंग फ्लेम। ये जो बाहर का है एक तरीके से, ये लेयर जो है एक तरीके से आप देखें इसको, दैट मींस सेक्शन को, ये ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है ये, और ये वाला जो आपको ये दिख रहा है ये आपका रिड्यूसिंग फ्लेम है, रिड्यूसिंग फ्लेम है। हाइड्रोकार्बन रिड्यूसिंग एजेंट वो ले सकते हैं, हाइड्रोकार्बन रिडक्शन कर सकते हैं, उनके पास भर भर के हाइड्रोजन है ना, और जब वे कंबशन हो चुका है उनका, तब थोड़ा ना उनके पास हाइड्रोजन है। ठीक है, तो बाहर वाला फ्लेम और अंदर बीच वाला फ्लेम की नेचर अलग अलग है। ठीक, चलिए ये बनाइए, सेटअप बनाइए आप ये एलएमएच की, लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस की। हाँ, लीक होती रहती है। रेमंड का शोरूम है यहाँ पे मंडी में, रेमंड का शोरूम है, तुम्हें अगर देखना है गैस के लीक, रेमंड के शोरूम में जाओ, रेमंड के शोरूम के गेट के बाहर गैस लीक हो रही है। कपड़े में सिलवा के लाया है, नए कपड़े हैं ये, मैं यहाँ से नहीं मंगाए हैं, रिटर्न नहीं करता हूँ मैं, कपड़े मैंने सिलवाए हैं। तो रेमंड पे 2-3 बार मैं गया हूँ, तो उसके गेट से पहले ही जो भी जाएगा उसे कि यहाँ पर एलपीजी लीक हो रही है वहाँ पर। A to Z कॉलोनी में जब जाओगे तो जहाँ पर वो डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं वहाँ पे एलपीजी गैस लीक हो रही है। 2-3 स्पॉट तो मुझे डायरेक्ट पता है, क्योंकि वहाँ पर जाती है आपको वो आएगी एलपीजी की, खराब हो रही होगी। ऑब्वियसली लीक कैसे नहीं होगी, तुम ये बताओ। वे पानी के पाइप के तरह के लोहे की तो पाइप हैं, उनमें जॉइंट हैं, बहुत सारे जॉइंट हैं। देखिए कई बार अगर रोड दीवार ऐसा है तो वो यहाँ पे जॉइंट, यहाँ पे जॉइंट, यहाँ पे जॉइंट, यहाँ पे जॉइंट, बहुत सारे जॉइंट लगाते हैं, वैसे जॉइंट लगा लगा के। तो आप कैसे आंसर कर सकते हो कि लीक होएगी? नहीं होएगी, लीक होएगी। अब वही है कि अगर ज़्यादा लीक होती होगी तो फिर उनके प्रेशर गेज में कुछ ना कुछ दिखता होगा कि भाई कुछ लीक हो रहा है, और अगर कम लीक हो रही है तो उन्हें पता नहीं चलता होगा। मतलब वो अगर धीमे धीमे लीक हो रही है और हवा में ऐसा लीक हो रही है तो वो तुरंत बहुत डाइल्यूट हो जाती होगी, फिर उसमें पाइप के अंदर आग कैसे लग जाएगी? अंदर अगर तुम एलपीजी के सिलेंडर के अंदर बैठ जाओ, मान लो ये पूरे कमरे में एलपीजी है, तुम उसके अंदर बैठकर तिल्ली खींचो, कैसे जलेगी? ऑक्सीजन कहाँ है? अच्छा, तो उसमें कुछ नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। जब उसमें ऑक्सीजन नहीं है तो जलेगी कैसे? बिना ऑक्सीजन के कैसे जल जाएगी? बिना ऑक्सीजन के कुछ नहीं होने का, वहाँ पे ऑक्सीडाइजर चाहिए उसे। यानी उस पाइप के अंदर नहीं। अगर एलपीजी के सिलेंडर में आग लग जाए तो भी आग का फ्लेम अंदर नहीं घुस सकता, बाहर ही बाहर जलता रहेगा। जैसे कई बार एलपीजी के पाइप कैसे बार निकल जाता चूल्हे में से, उसमें आग लग गई, लोग पैनिक हो जाते हैं, सीधा रेगुलेटर बंद करो, खत्म उसका काम। वो क्या कर लेगा वो? एलपीजी का सिलेंडर तब फटता है जब उस आग से सिलेंडर गर्म होने लगे। सिलेंडर देखो, एलपीजी के सिलेंडर के अंदर 2-3 एटीएम का प्रेशर होता है, इतने पे गैस लिक्विफाई हो जाती है। एलपीजी का सिलेंडर जो है, जो कोका कोला की बोतल आती है, मैंने तुम्हें बताया होगा, कोका कोला की बोतल में एलपीजी के सिलेंडर से ज़्यादा प्रेशर होता है जब नई होती है वो।
तो सोचो कि एलपीजी कोका कोला की बोतल में भी लिक्विफाइड हो जाएगी, इतने कम प्रेशर पर लिक्विफाई हो जाती है। और वो सिलेंडर स्टील का बना है तो 10-15 एटीएम का प्रेशर झेल सकता है। अब यही कि वो आग से अगर वो सिलेंडर गर्म होने लगे और इतना गर्म हो जाए कि अब वो प्रेशर नहीं झेलता, वो फट जाता है, फटते ही फिर एलपीजी बाहर, धमाका। तो आपको पैनिक नहीं होना, सीधा जाकर रेगुलेटर बंद करो, चुप, वो कुछ नहीं करेगा। ठीक है। सबसे बड़ी समस्या होती है कि लोग तुरंत पैनिक हो जाते हैं, आग लग गई, अगले घर से बाहर भाग लेंगे, घर से बाहर भाग लेंगे, है ना। तो ये है, इसलिए फटता है वो। हाँ, आप जैसे वो बताते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखिए प्लेटिनम वायर इज डिप्ड इन पाउडर्ड बोरेक्स Platinum wire is dipped in powdered borax and hold in the hottest part of the flame, and hold in the hottest part of the flame, and hold in the hottest part of the flame, comma, where it swells up, where it swells up, where it swells up as it loses its water of crystallization, as it loses its water of crystallization। पहले स्वेल होता है और जब फिर वाटर के क्रिस्टल निकल जाता है वापस से फिर श्रिंक हो जाता है। एंड देन श्रिंक, एंड देन श्रिंक्स, एंड देन श्रिंक्स फॉर्मिंग ए कलरलेस, एंड देन श्रिंक्स फॉर्मिंग ए कलरलेस, forming a colorless transparent, forming a colorless transparent glass like substance, glass like substance known as glassy bead, known as glassy bead। तो यहाँ पर देखिए Na2B4O7.10H2O, हम इसे हीट करते हैं, ठीक है, हम इसे यहाँ पर हीट कर रहे हैं, तो आपका ये बनता है NaBO2 प्लस आपका ये B2O3, ये दोनों चीज़ें बनती हैं जो आपका ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड से बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से कुछ इसको है, ये ऐसा, ठीक है, ये आपका बनता है ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड, आपका ही बनता है, ठीक। ये जो ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड है ये इनसे मिलकर बना हुआ है। हो गया। अब ये जो ग्लासी बीड बना है इसे ठंडा होने देते हैं, इसे थोड़ा सा गीला करते हैं पानी में, है ना, जिससे ठीक ठाक मेटल ऑक्साइड पाउडर पे चिपक सके। इसे ठंडा होने देते हैं, हल्का सा गीला करते हैं और मेटल ऑक्साइड पाउडर इस पर चिपकाते हैं। इसे ठंडा किया, फिर इसमें वापस लेके आए, मेटल ऑक्साइड पाउडर चिपक जाएगा और इसे फिर वापस ले जाकर फ्लेम में रखेंगे। तो लिखिए द ग्लासी बीड इज अलाउड टू कूल, द ग्लासी बीड इज अलाउड टू कूल, is allowed to cool, is allowed to cool, and then wetted, and then wetted and dipped into, and then wetted and dipped into metal oxide powder, metal oxide powder, and hold in the flame again, and hold in the flame again, वापस से फ्लेम में आप रखेंगे। कौन से मेटल के ऑक्साइड बता रहे हैं अभी, hold in the flame again, full stop। The bead and the adhering substance
द बीड एंड द एडहरिंग सब्सटेंस, जो उस पर चिपका हुआ है, एडहरिंग सब्सटेंस, नाउ ऑन हीटिंग produce a color in bead. Produce a color in bead. Produce a color in bead. तो यहाँ पर देखिए इसमें जो B2O3 है वो रेस्पॉन्सिबल है जिसकी वजह से सारे काम होते हैं। COO कोबाल्ट ऑक्साइड के साथ हमने रखा, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में हमने रखा है, और आपको यहाँ पे मिलता है COBO2 ट्वाइस, ये आपको मिलता है, जो कि ब्लू कलर की बीड है, ब्लू बीड है। उसी तरीके से B2O3 प्लस CuO, अगेन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, और आपको CuBO2 ट्वाइस, ये भी आपकी ब्लू कलर की बीड है। तो यहाँ पर देखिए अब आपका ये ठीक, अब इसमें जो है आपका ये जो बीड है, अब इसमें ये कलर आ जाएगा, ये आपकी ब्लू कलर की बीड आपकी बन गई है। ठीक है, ये कोबाल्ट मेटाबोरेट है और ये आपका कॉपर मेटाबोरेट है, ये कोबाल्ट मेटाबोरेट बोलेंगे इसे। कॉपर मेटाबोरेट, कलर ऑफ मेटाबोरेट, कलर ऑफ मेटाबोरेट, मेटल, कोबाल्ट, आयरन, कॉपर, निकल, क्रोमियम और मैग्नीज। इन सब मेटल के जो मेटाबोरेट हैं उनके जो कलर हैं, ये आपका है ब्लू, ये आपका है ब्राउन, ये आपका अगेन है ब्लू, ये आपका है ब्राउन, ये आपका है ग्रीन, ये आपका है पिंक, वायलेट, इनका कलर है, वायलेट इनका कलर है। ठीक है, कहानी लिखो, अच्छा हुआ। सर तो हमारे से पिछले वाले बैच में ये टॉपिक कभी तो पढ़ाया, लेकिन कई बार मुझे लगता है कि कहानी अब बहुत हो गया है, मुझे भी याद नहीं रहे तो बच्चों को कैसे दिन कभी भी मैं बना ही देता हूँ कई बार। चलो ठीक है भैया, अभी नहीं कहानी यही है ना। मेटल, अब मैं बिना देखे लिखूंगा, देखो कोबाल्ट है ना, कॉपर है, आयरन है, निकल है, क्रोमियम है, बिना देखे लिखो। देखो निकल है और फिर एक और क्या था आपका, मैग्नीज है। कोबाल्ट है तो भाई इसका मेटाबोरेट ब्लू है, कॉपर है तो कॉपर सल्फेट है तो ब्लू है, आयरन है तो भाई रस्टिंग है तो आपका ब्राउन है, निकल का कलर भी ब्राउन है, Cr है तो Gr है, ग्रीन है, नहीं तो पिंक वॉयलेट है, वॉयलेट पिंक है ना। तो यहाँ पर देखिए कोबाल्ट ब्लू बॉलीवुड मूवी है एक, उसमें प्रतीक बब्बर है, बॉलीवुड मूवी है, बॉलीवुड मूवी है। पेंटिंग पे रिलेटेड है, पेंटिंग में ब्लू कलर का कुछ यूज है और उस तरीके की मूवी है ना। कॉपर है तो कॉपर सल्फेट है जो ब्लू होता है, Fe पर ब्राउन कलर की
की रस्टिंग लगती है। निखिल, निकिल है तो निकिल है, निकिल का मतलब निखिल जो इंडियन है, इंडियन है तो स्किन कलर ब्राउन है। CR है तो GR है मतलब ग्रीन है, और MN है तो KMNO4 है मतलब पिंक वॉयलेट। ठीक है जी, अब ये याद रहेगा। ये ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के कलर हैं। रिड्यूसिंग फ्लेम के भी फिर अगर अलग कलर हैं, लेकिन मेरे अनुमान के मुताबिक अगर आप इन्हीं को याद कर लो तो आपका काम हो जाएगा, अदरवाइज फिर दिमाग पर बर्डन नहीं पड़ेगा कुछ भी याद नहीं रहने का। जब आनी होंगी तो ज्ञान वही जो अपना, किताबों में तो भरी पड़ी हैं, हजारों पन्ने भरे पड़े हैं, इतना वो नहीं लो कि फिर कुछ भी याद ना रहे। जितना यहाँ पे लिखा है बोर्ड पे, अगर कुछ भी बोरेक्स बीट से आता है तो आप करके आओगे उसे। ऑप्शन भी देगा ना, क्वेश्चन को कमजोर भी तो बनाएगा वो। औरों के पास तो कहानी भी नहीं है, और तो वहीं वहीं निपट लेंगे, कंफ्यूजन में ही निपट लेंगे। तुम उससे बाहर निकलोगे, ऑप्शन का सहारा लोगे और करके आओगे फिर। Structure of borax. Structure of borax, देखिए ये जो आपका है Na2B4O7.10H2O is actually Na2B4O5 Na2B4O5 OH4 ये बेसिकली ये है, ये कंपाउंड एक्चुअली बेसिकली ये है। तो अब यहाँ पर देखिए बोरोन, यहाँ पर एक आपका एक बोरोन, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे करके बनाए बोरोन, थोड़ा सा आपका ये बोरोन, यहाँ पर आपका ये बोरोन, यहाँ पर आपका ये बोरोन, ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, फिर आपका ये ऑक्सीजन OH आपके पास है, आपका यहाँ पर ये OH OH, ठीक है, यहाँ पर आपका ये माइनस चार्ज, यहाँ पर आपका ये माइनस चार्ज, टू टाइम्स ऑफ Na प्लस और 8 टाइम्स ऑफ H2O। ये पूरी इसकी स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो अब ये देखिए यहाँ पर एक बोरोन आपके पास ये है, एक बोरोन आपके पास ये है, एक बोरोन आपके पास ये है, एक बोरोन आपके पास ये है। तो यहाँ पर जो ये वाला बोरोन है ये आपका sp2 हाइब्रिडाइज है, और ये वाला जो बोरोन है ये आपका sp3 हाइब्रिडाइड है, ठीक है। तो ये इसकी फाइनली स्ट्रक्चर आपकी आती है, तो बनाइए।
ये इसकी स्ट्रक्चर होती है। In the structure of borax, there are 2 tetrahedral units and 2 triangular units joined together. There are 2 tetrahedral units and 2 triangular units, triangular planar लिख लीजिए या फिर units joined together. आगे चलते हैं, बोरिक एसिड और ऑर्थोबोरिक एसिड। नेक्स्ट कंपाउंड आपका है बोरिक एसिड और इसी का नाम है ऑर्थोबोरिक एसिड H3BO3। ठीक है, हेडिंग डालेंगे प्रिपरेशन, हेडिंग डालेंगे आप प्रिपरेशन। ये एक वीक एसिड है या स्ट्रॉन्ग एसिड है? वीक एसिड है। तो जब भी हमें कोई वीक एसिड बनाना हो तो उस कंपाउंड का आप कोई सॉल्ट लीजिए और उसकी किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्शन करा दीजिए। जैसे मान लो आपको बनाना है एसिटिक एसिड, तो आप कोई एसिटेट सॉल्ट लीजिए, लेड एसिटेट, कैल्शियम एसिटेट, सोडियम एसिटेट लीजिए, आपकी उसकी किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्शन करा दो, जैसे HCl H2SO4 बन जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड प्रोड्यूस हो जाएगा। जैसे आपको बनाना है HNO2, है ना, नाइट्रस एसिड, तो आप किसी सॉल्ट, नाइट्रेट सॉल्ट के साथ रिएक्शन करिए, NaNO2, KNO2, इनके साथ रिएक्शन करिए, HCl H2SO4 की बन जाएगा। अब आपको ये बनाना है H3BO3 जो कि एक वीक एसिड है, तो आप कोई बोरेक्स वाला कोई सॉल्ट लीजिए, है ना, और उसकी रिएक्शन करा दीजिए आप HCl H2SO4 के साथ, बन जाएगा। तो लिखिए, पहला लिखिए, बोरेक्स ऑन रिएक्शन विद एसिड्स, बोरेक्स ऑन रिएक्शन विद एसिड्स फॉर्म बोरिक एसिड, फॉर्म बोरिक एसिड। तो रिएक्शन लिखिए, Na2B4O7.10H2O Na2B4O7.10H2O plus 2 times of HCl, plus 2 times of HCl gives 4 times of H3BO3, 4 times of H3BO3 plus 2 NaCl plus 5 H2O। रिएक्शन हमेशा एक लाइन में लिखने की कोशिश करा कीजिए, है ना, लंबी होने फिर वो रिटेंशन पावर गड़बड़ होगी। नेक्स्ट लिखिए, Na2B4O7.10H2O, Na2B4O7.10H2O plus H2SO4 plus H2SO4 gives 4 times of H3BO3 plus Na2SO4 plus 5 H2O plus 5 H2O। ये पहला तरीका है। सेकंड लिखिए, it is also formed by the hydrolysis of boron trihalides, and diborane, boron trihalides and diborane, बोरोन ट्राइहलाइड्स एंड डाइबोरेन। तो देखिए BX3 जहाँ पर आपका X हो सकता है, Cl Br I, इसकी आप 3 times of H2O हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो आपको मिल जाएगा H3BO3 प्लस आपका 3 times of HX। ठीक है, वहीं पे देखिए B2H6 प्लस आपका 6 times of H2O gives 2 times of H3BO3 और प्लस आपका 6 times of H2 गैस। ये लिखिए,
प्रॉपर्टीज, देखिए बोरिक एसिड इज स्पेनिंगली soluble in cold water. Boric acid is sparingly soluble in cold water. But fairly soluble in hot water. But fairly soluble in hot water. But fairly soluble in hot water. Full stop. Fairly sparingly soluble in cold water, but fairly soluble in hot water. Next time देखिए, at 25 degree centigrade solubility is at 25 degree centigrade. सेंटीग्रेड और सेल्सियस क्या डिफरेंस है इनमें? हैं? कुछ भी नहीं, कुछ तो होगा, तभी तो दो बनाए हैं। मतलब एक ही है, मतलब अलग-अलग नाम है। 1749 में पहले बनाया गया था डिग्री सेंटीग्रेड, और ये आधारित था पानी के फ्रीजिंग पॉइंट और पानी के बॉइलिंग पॉइंट पे। पानी के फ्रीजिंग पॉइंट और पानी के बॉइलिंग पॉइंट को 100 हिस्सों में तोड़ा। 100 यहाँ पे सेंटी वर्ड, सेंटी का मतलब 100 और ग्रेड मतलब ग्रेडियंट, 100 पार्ट में उसको तोड़ा है। तो यूज़ किया जाता था डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। 10 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब पानी के फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट का जितनी ग्रेडियंट हैं उसके 10वें पार्ट तक हम पहुंच चुके हैं, ऐसा है ना। और फिर 1940 में जब वापस से जो वेट टेम्परेचर मेजरमेंट वाले जो स्केलिंग को वापस से रिडिफाइन कर रहे थे, तो इसको फिर क्योंकि ये बेसिस पे था, पानी के बेसिस पे डिफाइन किया गया था, तो उसको हटा के डिग्री सेल्सियस कर दिया है, CELCIUS सेल्सियस। हाँ सब कुछ वही है, वो उसका सेंटीग्रेड मतलब उसका जो बेस है वो हटा दिया एक तरीके से पानी को। 1 मोल की डेफिनेशन बताओ, तुम बताओ 1 मोल की डेफिनेशन। 1 मोल की डेफिनेशन बताओ। बताओ एवोगैड्रो नंबर तो तुमने वो ऐसा बोल दिया ना। एवोगैड्रो में कितने नंबर हैं? दैट मीन्स तुम्हारे अकॉर्डिंग डेफिनेशन है 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स। तुम्हारी क्या डेफिनेशन है? सोचो। सर किसी चीज को स्टैंडर्डाइज करके तो बताया होगा कि इस वाला चीज का इतना किलो ले लेंगे तो भाई उससे। तुम डेफिनेशन बताओ, वो तो बताइए मुझे। हाँ, तुम बताओ क्या डेफिनेशन है 1 मोल की? कार्बन 12 का 12 ग्राम ले लेंगे और उसके बराबर हाँ तुम एक्सप्लेन कर दो, मैं तुम बता दो क्या है। कार्बन 12 12 ग्राम कार्बन 12 में जितने पार्टिकल आएंगे उसको। हाँ तराजू के ऊपर हमने 12 ग्राम कार्बन 12 आइसोटोप्स रखे, उसमें जितने कार्बन 12 के एटम हैं उतनी ही 1 मोल में चीज़ें होती हैं। ये तुम्हारी डेफिनेशन यही वाली है। अब ये डेफिनेशन तुम्हारी तुम दोनों की गलत है। 2019 के बाद 1 मोल इज एन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स एग्जैक्टली 6.0221407 into 10⁻23 पार्टिकल, फुल स्टॉप। 2019 के बाद ये डेफिनेशन है। कार्बन अब स्टैंडर्ड नहीं रहा, ठीक है, ठीक, ये डेफिनेशन है। तो ये डेफिनेशंस वो जो है वो सिस्टम IUPAC सिस्टम वो बदलता रहता है इनको बार बार, ठीक है। मतलब जो उसे लगता है कि अब ये बेटर है। पहले स्टैंडर्ड ऑक्सीजन बनाया गया था, फिर हाइड्रोजन भी कुछ बनाया। हाँ अब उसको एग्जैक्ट 6.022 तक तो याद होगा। 140-76 हो रहा है, उसके बाद 140-76 into 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं, वो 1 मोल होता है। उसको जैसे प्लैंक कांस्टेंट
जैसे प्लैंक कांस्टेंट, जैसे कि बोल्ट्जमान कांस्टेंट, इन सबको स्टैंडर्डाइज कर दिया ना भाई इतनी ही है। ये भी तो किसी रेस्पेक्ट में निकाल के हम लाए थे ना, दिस बाय दिस। इनका भी तो कोई बेसिस था ना, इनका भी तो कोई आधार था जिसके बेस पर बनाया गया कांस्टेंट। लेकिन मतलब वो बड़ी उसकी बात है, मतलब हर पार्टिकल जो है इतना ही पाया जाएगा अपने एटॉमिक मास की। कैसे? मतलब ऑक्सीजन 16 ग्राम ले लो या वो सब ऐसे, तो उतने पार्टिकल निकलेंगे। नहीं, तुम गलत कर रहे हो। ऑक्सीजन के उतने पार्टिकल लेंगे तब वो 16 समथिंग ग्राम निकलेगा। हाँ, उतना ही निकले, हाँ उतना निकलेगा। अगर हम 16 ग्राम लें और कार्बन का 12 ग्राम लें तो सेम नंबर ऑफ पार्टिकल आएंगे। नहीं, तुम फिर गलत कर रहे हो। ऑक्सीजन के उतने पार्टिकल लें तो वो 15.999 समथिंग ग्राम निकलेगा। कार्बन के उतने पार्टिकल लोगे तो एग्जैक्ट फिर 12, कार्बन के रेस्पेक्ट में स्टैंडर्डाइज है तो वो एग्जैक्ट 12 निकल जाएगा। ये उससे वो नहीं है, उससे वो है। हाँ, पहले तुम पार्टिकल गिन के रखोगे तब तुम वेट काउंट करोगे, वेट लेके पार्टिकल काउंट नहीं करोगे। नेक्स्ट लिखिए हीटिंग इफेक्ट प्रॉपर्टीज में सेकंड प्रॉपर्टी है हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट तो यहाँ पर देखिए जो आपके पास H3BO3 है, हाँ एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड द सोलिबिलिटी इज 5 ग्राम पर ml। नहीं, कुछ गड़बड़ है। 5 ग्राम पर 100 ml होगी। मैं इसको दोबारा से देख के बताऊंगा, 5 ग्राम पर ml ज़्यादा हो जाएगी। इज छोड़ दीजिए, 5 ग्राम पर 100 ml होगी समथिंग, ये देखूंगा मैं एक बार, हो ना। बोरिक एसिड को अगर आप हीट करते हो तो इसका हीटिंग की कई कहानी है। तो आपका H3BO3 है, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर अगर आप इसे 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर आप हीट करते हो तो आपको मिलता है HbO2 प्लस के H2O, ये मिलता है। ठीक है, इसका नाम आपका है मेटाबोरिक एसिड। मेटाबोरिक एसिड है ये। अभी जो मेटाबोरिक एसिड है दैट मीन्स HbO2, इसको अगर आप हीट करते हो 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो यहाँ पे हम 4 टाइम्स ले लेंगे, 4 टाइम्स ऑफ दिस, तो यहाँ पर आपका H2B4O7 प्लस के आपका अगेन एक H2O है, तो यहाँ पर आपका ये बन जाएगा, इसका नाम है पायरोबोरिक एसिड। पायरोबोरिक एसिड। अगेन ये जो आपके पास पायरोबोरिक एसिड है H2B4O7, इसको अगर आप हीट करते हो 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो ये बनाता है 2 टाइम्स ऑफ B2O3 और प्लस आपका ये H2O। ठीक है, ये आपका ये बनाता है बोरॉन ट्राइऑक्साइड। ये आपका ये बनाता है। तीनों स्टेप में एक एक वाटर मॉलिक्यूल निकलने पर यहाँ पे ये 4 लेना पड़ेगा। इस तरीके से इसका हीटिंग है, अलग अलग हीट करने पे ये डिहाइड्रेट होता ही चला जाता है। वो देखा तुमने एनसीईआरटी वाला, शिशिर मित्तल ने जो बोला। शिशिर मित्तल अगर हम बात करें इंडिया में तो इंडिया के टॉप 10 बेस्ट केमिस्ट्री टीचर में है, होगा, मतलब टॉप 1 में भी कह सकते हो, मतलब किसी को अगर अच्छे से समझना है टॉप 10 में तो है ही है। अच्छा टीचर है वो। पहले वो जो पूरा कंबाइंड जो रेजोनेंस फ्रेंचाइजी वगैरह नहीं बना था, जब रेजोनेंस चलता था 2019 तक अच्छे तरीके से, तब वो केमिस्ट्री के एचओडी थे, पूरे केमिस्ट्री के एचओडी, पूरा जो रेजोनेंस का केमिस्ट्री उसके एचओडी थे वो। उसने ये बात बोली है। उनकी तो 5 नहीं पता, मतलब 5 हो गया नहीं हो सकता, करोड़ों में तो थी। तो उन्होंने क्या बोला है कि एनसीईआरटी एक वाहियात किताब है। ये बोला ना कि एनसीईआरटी उस बच्चे को बहुत अच्छी लगेगी जो क्या है, बुद्धिहीन है। ये बोला सीधा शब्द कि जो बुद्धिहीन बच्चा है उसको एनसीईआरटी बहुत बढ़िया लगेगी। क्या बोला उन्होंने कि एक फ्रंट खोलते हैं छोड़ के फिर भग लेते हैं। ये मैंने बोला कई बार कि एक चीज एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे, जब उसमें बच्चे को इंटरेस्ट आना शुरू कर, टॉपिक खत्म, अगला टॉपिक चालू, अगले टॉपिक को शुरू करेंगे, जैसे ही बच्चे का इंटरेस्ट आना शुरू हुआ, क्या क्यों कैसे, टॉपिक बंद, अगला टॉपिक चालू। यही ना, इसका मतलब इमेच्योरली टॉपिक को क्लोज किया गया है, यही मतलब है ना।
इसका मतलब अगर अब से 20 साल पहले एनसीईआरटी अगर मोटी इतनी आ रही थी तो उसमें वो टॉपिक की एक्सप्लेनेशन वहाँ पे थी, जो एक्सप्लेनेशन उड़ा दी है, एक पन्ना उड़ा दिया, फिर बीच में एक पन्ना उड़ा दिया, ऐसे करते करते पतली कर दी है। ज़्यादा उन्हें लगा कि अब कहाँ तक उड़ाएं, तो फिर चैप्टर ही उड़ा दिए। तो बच्चों को ये विकलांग बना रहे हैं मानसिक रूप से, विकलांग ही तो बना रहे हैं। मान लो मेरा बेटा है, मैं उसे 10 साल तक भी स्कूल भेजूँ ही नहीं, नहीं बच्चे पर जोर पड़ेगा, मानसिक दबाव पड़ेगा, तू बेटा टीवी देख, मोबाइल देख, तो मैं उसे मानसिक विकलांग बनाऊंगा नहीं बनाऊंगा, है ना। है तो ये किताबों को पतली कर करके मानसिक विकलांग बना रहे हैं कि पढ़ो मत, पढ़ क्यों रहा है, जोर पड़ रहा है दिमाग। बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, जैसे कल एक पेरेंट्स आए थे, मतलब किसकी तैयारी करानी आपको, जेईई मेन जे एडवांस, नहीं जे एडवांस नहीं जी, जेईई मेन तक ही, मैं बच्चे पे इतना मानसिक दबाव नहीं डालना चाहता। तो क्या बताएं इसको, जी एडवांस की तैयारी का इसका दिमाग खुलेगा, दबाव नहीं डलेगा, खुलेगा उसका दिमाग। लेकिन कौन लड़े उनसे, वो तो समाज में ऐसा रह के आए ना, उन्हें पता नहीं ना। मैंने तैयारी करी है, मुझे पता है कि तैयारी करने से कितना इफेक्ट पड़ता है, कितना मतलब कि मानसिक डेवलपमेंट होता है, कितना आदमी अंदर से मजबूत बनता है ना। वो मजबूती जब आप कहीं पे नौकरी करने जाओगे, किसी बॉस ने तुम्हें बहुत सारा ओवरलोड वर्क दे दिया, कोई डर नहीं, अरे हमने तो एक एक दिन में इतने सारे चैप्टर निपटाए, इतनी सारी चीज़ें करी हैं, कोई लोड नहीं पड़ता। जब आईआईटी में पढ़ते थे तो एग्जाम के एक दिन पहले लाके बस नोट्स जीरोक्स करा के, टॉपर के, क्लास के टॉपर के जीरोक्स रख लेते, रख गई अब जीरोक्स, अब बस पढ़नी है। पढ़ना भी नहीं शुरू करेंगे, जब 5-6 घंटे रह जाएंगे तब पढ़ना शुरू करेंगे। पूरा प्रेशर, पूरा प्रेशर, मैथ्स में जाके चाय पी रहे हैं, नाश्ता कर रहे तो भी पढ़ रहे हैं, तो भी पढ़े जा रहे सब लोग, और 6 घंटे में इतना पढ़ लेते थे कि एग्जाम में पास हो गए। जैसे मेरा भाई था, वो यूपीटी में पढ़ता था, उसके और साथ के दोस्त थे, वो लगभग 15 दिन पहले पढ़ना शुरू करता था, उसके और जो थे और मानसिक रूप से जो एक तरीके से हुए थे, वे 2 महीने से पहले से ही, सचिन सेमेस्टर आ रहा है भाई, पढ़ना शुरू करो। मैं कहा अभी तो 2 महीने है भाई, नहीं भाई बहुत पढ़ना पड़ता है इधर, तुम लोगों की तरह नहीं है। तो तुम्हें मानसिक रूप से ऐसे हो जाते हैं कि भाई बहुत जोर लगेगा पढ़ने में, और हम लोग एक दिन पहले तक चिल्ल काट रहे हैं, बस ये कि जीरोक्स जुगड़ जाए किसी तरीके से, क्योंकि नोट्स तो खुद बनाए नहीं क्लास में, तो क्लास का जो टॉपर है उसकी किसी तरीके से जीरोक्स जुगाड़ के जीरोक्स करके रख लो। अच्छा वहाँ पे जाते थे जहाँ पे वो कैंटीन वगैरह रहती, जहाँ पे जीरोक्स होती, उन्हें पता रहता था कि भैया उसके वाले नोट्स दे दियो जैसे क्लास का टॉपर उसके नोट्स दे देना, हाँ लो भैया, वो पहले से ही करके रखता था कि लो भैया जीरो 40 रुपये लाओ, लो पकड़ो, उसे पता था। और वो जो टॉपर रहता था वो अपनी जीरोक्स पहले से दिया था, लो ये जीरोक्स ये करके दे देना, वरना बार बार मुझसे मांगेंगे, वरना बार बार दे दी मुझे जीरोक्स करके लाऊं, तो वो दे आता था, भैया इसकी 40-50 कॉपी करके रख लो, और फिर वो ले आता था, फिर उसको बिकती रहती थी, ये होता था। उससे पहले क्या करते थे आप लोग? कुछ नहीं करते थे, फिल्म देख रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, ये सब चल रहा है, पढ़ना नहीं है, क्योंकि हमें पता पढ़ तो हम लेंगे ही। जब आईआईटी का एग्जाम पास कराए, इतने सारे बच्चों में यहाँ पहुंच गए हैं, तो पढ़ तो लेंगे ही, इतना कॉन्फिडेंस लेके बस बैठे हैं, चौड़े होकर बैठे हैं, पढ़ तो लेंगे ही। टीचर्स को भी पता रहता है कि पढ़ तो ये लेंगे ही, है ना, तो वे ज़्यादा ऐसा टेंशन नहीं देते ये अलग कॉन्फिडेंस होता है। तो आईआईटी में पहुंचने पर एक बच्चा केवल एग्जाम देकर जो पहुंच रहा है, वो एग्जाम नहीं है, वो उसके अंदर क्रांति पैदा कर रहा है कि भाई ऐसे काम करा जाता है। फिर आप उसे कितनी बड़ा दे दो चीज़ें, कितनी बड़ी चीज़ें दे दो रियल लाइफ में, वो बाकियों से बेस्ट ही करके दिखाएगा। अगर आप 2 काम देते हो, किसी एक आईआईटी वाले जो आईआईटी से क्वालिफाई होकर आया है, और किसी एक दूसरे जनरल किसी पर्सन को जो कहीं और से बीटेक होकर आया है, दोनों को काम दो, सेम टाइम घंटे में दो, तो वो अगर 10 घंटे में दिया है तो 5 घंटे तक तो वो सोचेगा भी नहीं कि काम करना है, और वो 5-10 घंटे के पहले घंटे से बुखार चढ़ जाएगा, ये काम करके देना है। और फिर भी जब फाइनल सबमिशन होगा तो वो वाला ही बेटर करके दिखाएगा, क्योंकि उसे पता है कि काम ऐसे किया जाता है, ऐसा करना है ना। ये अंतर होता है, और ये अंतर जिस दिन आपने आईआईटी में कदम रखा और जिस दिन आप दुनिया से जाओगे, जाना तो है ही है, तब तक दिखेगा। 80 साल की उम्र तक आपको डिफरेंस दिखेगा, वो दिखाई देगा आपको डिफरेंस, वो है ना। जैसे एक लड़का था, वो आईआईटी बीएचयू का था, वो जो है वो इंजीनियरिंग आईएएस की तैयारी कर रहा था। वो तो मेरा एक दोस्त था, वो एकदम धनबाद का, जब मैं जेआरएस में पढ़ाता था, तो वो दोस्त जो था वो आईआईटी बीएचयू का था, तो वो मेरे पास आया था ऐसे ही कि चलो उससे मिलना, राय से, उसका नाम अभिषेक राय था, उससे मिलेंगे।
तो मैंने भी कुछ कुछ कहानियाँ सुनी थी कि अभिषेक राय, वो बहुत गंधीला रहता था स्कूल में। कई बार जो टीचर है, ज़्यादा रिकॉर्डिंग हो रही है, सर बंद करो। रिवॉल्यूशन है एक आदमी की जिंदगी में, एग्जाम नहीं है। लिखिए नेक्स्ट, लिखिए थर्ड, ऑर्थोबोरिक एसिड, ऑर्थोबोरिक एसिड is not protic acid, is not protic acid, is not protic acid like HCl or H2SO4, like HCl or H2SO4, full stop. It does not undergo self ionization, it does not undergo self ionization, जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे H3BO3। अगर आप इसको इस तरीके से आयनाइज करके दिखा रहे हैं कि H2BO2BO3 माइनस प्लस H प्लस, तो ये इस तरीके से नहीं काम करता है ना, इस तरीके से टूटता नहीं है। इसको बनाइए। नेक्स्ट टाइम लिखिए, इट इज ए मोनोबेसिक लुईस एसिड, मोनोबेसिक को अंडरलाइन करेंगे। इट इज ए मोनोबेसिक लुईस एसिड, तीनों शब्द को, मोनोबेसिक लुईस एसिड को, इट इज ए मोनोबेसिक लुईस एसिड एंड रिप्रेजेंटेड एज BOH का होल थ्राइस, BOH होल थ्राइस, ये इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, BOH होल थ्राइस, BOH होल थ्राइस। स्टॉप। तो अब ये पानी में एसिडिक एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट करता है, पानी को एसिडिक कैसे बनाता है, ये आपका तो BOH थ्राइस टाइप का दिख रहा है। तो क्यों ना ये ऐसे करे कि BOH2 प्लस OH माइनस कर ले, ये आपका हाइड्रोक्साइड क्यों ना निकाल कर फेंक दे, है ना, जैसे कि आपका CaOH ट्वाइस की तरह वो हाइड्रोक्साइड क्यों ना निकाल दे रहा है। पानी में एसिडिक कैसे बना रहा है ये बताइए। OH को ले रहा है, पानी जो है, पानी में खुद कुछ H प्लस OH माइनस टूटे रहते, तो उसमें से OH माइनस को पकड़ ले रहा है, तो फिर एक्सेसिवली पानी अपने इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करने के लिए एक्सेस अपने मॉलिक्यूल्स को तोड़ता है, जिससे H प्लस ज़्यादा दिखने लगते हैं, OH माइनस तो उसने काफ़ी सारे कंज्यूम कर लिए, तो पानी में एक्सेस OH माइनस दिखते हैं विद रेस्पेक्ट टू OH माइनस, है ना, उसकी वजह से एसिडिक है। लेकिन ये H प्लस देने की बजाय OH माइनस लेना क्यों प्रेफर करता है, क्यों? क्योंकि अगर आप बोरॉन के साथ 3 OH ग्रुप जोड़ते हैं तो बोरॉन अभी भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट फील कर रहा है, मतलब बोरॉन की एटम की टेंडेंसी है कि मैं और बॉन्ड बना लूं किसी तरीके से, और बॉन्ड बनाने के लिए OH माइनस को लेकर ये बॉन्ड बना लेता है, तो बजाय कि H प्लस देने के ये बॉन्ड बना लेता है, तो वो उसे ज़्यादा सुटेबल लगता है। तो लिखिए, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इट have the presence of BOH4 minus, BOH4 और ऊपर माइनस आयन कॉमा, leading to conclude that the acidity is exclusively due to the abstraction of OH minus
ड्यू टू द एब्स्ट्रक्शन ऑफ OH माइनस फ्रॉम वाटर। तो यहाँ पर देखिए अब ये, तो आप इसे अगर यही लिखते हैं BOH थ्राइस ये लिखते हैं तो आपको ज़्यादा कॉमन सेंस लगेगा इस स्ट्रक्चर में। आप बोरिक एसिड को ये लिखने के बजाय ये लिखते हैं तो आपको ज़्यादा फीलिंग आएगी कि मुझे आगे स्टेप पर करना क्या है ना। तो प्लस आपका ये H2O, ये आपका ये इक्विलिब्रियम यहाँ पे एस्टेब्लिश होता है, ये आपका बनाता है BOH4 माइनस, और इसमें जो ये ले लिया तो एक्स्ट्रा आपको यहाँ पर ये H+ दिखाई पड़ेंगे। और इस रिएक्शन का जो Ka है ये आपका होता है 7.3 इंटू 10⁻⁻10, ये इसका Ka आपको दिखाई पड़ता है। मतलब ये काफ़ी वीक एसिड होता है, ये आपका काफ़ी वीक एसिड है। टाइट्रेशन ऑफ बोरिक एसिड, टाइट्रेशन ऑफ H3BO3 वर्सेस NaOH वर्सेस NaOH। टाइट्रेंड और टाइट्रेंट, ग्राफ में बात करेंगे अब। टाइट्रेंट कहाँ भरा होता है? एक होती है ब्यूरेट, एक होता है नीचे कॉनिकल फ्लास्क। ब्यूरेट में नीचे कॉनिकल फ्लास्क में क्या चीज भरी जाती है? टाइट्रेंट या टाइट्रेंड? ND या NT? D। मैं इसे ऐसे याद रखता हूं कि ऊपर जो ब्यूरेट में भरा जाता है, कि मैं ऐसा एज्यूम करता हूं कि भाई देख मेरी ब्यूरेट को मत छेड़ना, रेंट में मांग के लाया हूं मैं, टाइट रेंट मैं रेंट में मांग के लाया हूं। तो ऊपर जो भरते हैं वो यूजली जिसके साथ टाइट्रेशन करानी होती है वो भरते हैं, और नीचे वो चीज जिसकी एक्चुअली में कंसंट्रेशन आपको मेजर करनी होती है, नीचे कॉनिकल फ्लास्क में। ठीक है, तो देखें हम इसको क्या टाइट्रेशन में ग्राफ आता है इसका। काफी मेहनत का काम है ये, आपको काफ़ी आनंद आएगा इसमें अब जब देखोगे। मेरे लिए काफ़ी मेहनत का काम है, लाइन सीधी नहीं है। नहीं, जो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का आता है उससे अलग है। बिल्कुल अलग आया भाई, अलग कहानी है इसकी पूरी। कितनी लाइन बनानी है? 1 2 3 4 5 6 7 लाइन बनानी है। शुरू करो बनाना। एक हो गई, ये चल रहा है, ये चल रहा है, एक हो गई। इससे बनाऊंगा मैं। ऐसे बनाऊंगा। 3 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। इसमें रोक देता हूँ तुम्हें। देखिए
जब केवल बोरिक एसिड की टाइट्रेशन करते हैं NaOH के साथ, बोरिक एसिड वर्सेस NaOH, जब केवल इसकी टाइट्रेशन करते हैं, इसका जो K है वो बहुत कम है, 10⁻⁻10 है। एसिटिक एसिड का जो K है वो 10⁻⁻5 है और इसका 10⁻⁻10, मतलब ये उससे भी लाखों गुना वीकर एसिड है। तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर जो टाइट्रेशन का आप देखेंगे तो वो ये ग्राफ इसमें आता है। आप यहाँ पे मान लो 15 पे आपका ये पॉइंट आ रहा है, 20 पे आ रहा है मान लीजिए, तो 20 पे आते हुए हम यहाँ पर ये आपका इस तरीके से इसका ग्राफ ये आता है, ये इसका ग्राफ आता है, ठीक है। अगर अलोन बोरिक एसिड का NaOH के साथ करते हैं तो ये इसमें ग्राफ आता है, और ये ग्राफ अगर आता है तो यहाँ पर कोई भी शार्प लाइन नहीं आ रही। देख रहे हो इतने यहाँ से लेके यहाँ तक में इतनी रेंज में 5 ml की रेंज में ये ऐसे चेंज कर रहा है, और अगर इतना में चेंज कर रहा है तो इंडिकेटर आप यूज नहीं कर सकते। इंडिकेटर इस रेंज से इस रेंज के बीच में कलर चेंज करके दिखाएगा आपका, है ना। बल्कि इसे मैं थोड़ा सा और वैसा कर देता हूँ, थोड़ा और ये खराब ही बनता है, ऐसे और ख़राब बनता है ये। ज़्यादा ख़राब हो गया, थोड़ा सा तो लचक सी इसमें दिखे, ज़्यादा ही स्टीप दिख रहा है। हाँ, अब ये परफेक्ट बना है कि ऐसा बनता है। दैट मीन्स जब ग्राफ में किसी भी टाइट्रेशन ग्राफ में हमें वर्टिकल लाइन नहीं दिखती, इसका मतलब अगर तुमने इंडिकेटर डाल के भी रखा है तो इंडिकेटर जो है लगभग 5 से 5-7 ml की रेंज में अपना कलर चेंज करता है, और वो कोई टाइट्रेशन नहीं बोली जाएगी। टाइट्रेशन तो वो होती है कि आपका इंडिकेटर है एक पर्टिकुलर कलर जो भी है दिखा रहा है, 1 या 2 ड्रॉप बस एक्स्ट्रा ग्रेड कलर चेंज हो गया और आपने रोक दिया, वो होती है परफेक्ट टाइट्रेशन। अगर आपका कलर बूंद गिर रही है, हाँ हल्का हल्का कलर आने लगा है, और उस मीन वाइल में आपने 5-10 ml और खींच दिया ऊपर से, तो वो टाइट्रेशन थोड़ा ना बोली जाएगी। उसमें आप कितनी एक्यूरेशन के साथ टाइट्रेशन करना चाहोगे? 99% एक्यूरेसी के साथ ना, यही थोड़ा ना कि 70% एक्यूरेसी के साथ टाइट्रेशन है कि भैया इसकी जो कंसंट्रेशन है 0.1 मोलर भी हो सकती है और 0.2 मोलर भी हो सकती है, 0.1 0.2 के बीच में है। क्या आप ऐसा बताओगे कभी भी टाइट्रेशन में? नहीं ना, आप एग्जैक्ट बताना चाहोगे इसकी कंसंट्रेशन 0.12 मोलर है। तो अकेले अगर हम बोरिक एसिड के साथ टाइट्रेशन करते हैं तो इस तरीके का आपको ग्राफ मिलता है, और इसका मतलब कोई भी इंडिकेटर आपका बोरिक एसिड वर्सेस NaOH की टाइट्रेशन में कलर चेंज नहीं कर सकता। इनफैक्ट बोरिक एसिड की टाइट्रेशन आप NaOH के साथ नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपके पास फ्लास्क में या बीकर में कोई बोरिक एसिड का सॉल्यूशन है 100 ml, तो आप टाइट्रेशन के थ्रू उसकी कंसंट्रेशन नहीं बता सकते। इसका मतलब ये है टाइट्रेशन से हम क्या करते हैं, एक सॉल्यूशन रखा है तो 2 चीज़ें हैं, एक तो है वॉल्यूम, एक है कंसंट्रेशन। वॉल्यूम तो आप किसी भी मेजरिंग जार में डालिए, वॉल्यूम तो सर्व जाहिर है, किसी चीज़ का वॉल्यूम तो जग जाहिर है, मेजरिंग फ्लास्क में डालिए वॉल्यूम तो पता चल ही जाएगा। आंखों से देखने पे क्या पता नहीं चलेगी? कंसंट्रेशन। उसके लिए टाइट्रेशन करी जाती थी, और टाइट्रेशन में इंडिकेटर आपको बताता है कब ब्यूरेट को रोकना है, और वो आप नहीं रोक पा रहे क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक इतनी रेंज में, मतलब कि लगभग 20 ml की 10 ml की रेंज में वो अपना कलर चेंज कर रहा है, तो नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसमें लिखिए if we titrate boric acid alone with NaOH, if we titrate boric acid alone with NaOH, if we titrate boric acid alone with NaOH, comma, then we do not get a vertical section, then we do not get a vertical section, then we do not get a vertical section in the titration curve, in the titration curve
in the titration curve, full stop. So comma, there is no suitable indicator. So comma, there is no suitable indicator. No suitable indicator which can detect this change. Which can detect this change by their color change. By their color change. By their color change. तो कोई भी सुटेबल इंडिकेटर नहीं है जो इस टाइट्रेशन को पकड़ सके बाय देयर कलर चेंज। ठीक है, अब अगर आप बोरिक एसिड में ग्लिसरॉल डाल देते हैं या उसी के जैसे और सब्सटेंस में ग्लूकोज डाल देते हैं तो अब टाइट्रेशन में ग्राफ ऐसा बदल जाता है। तो बोरिक एसिड, अब यहाँ पर आपका है बोरिक एसिड प्लस ग्लिसरॉल। सर पहले वाले का आपके लिए कितनी देरी है? ग्लिसरॉल, हाँ, वर्सेस NaOH। अगर आप बोरिक एसिड में ग्लिसरॉल डाल देते हैं और तब उसको टाइट्रेट कराते हैं NaOH के साथ तो आपका ग्राफ कुछ ऐसे आता है। तो यहाँ से मुझे शुरू करना है, यहाँ पे ले जाके मुझे बंदरे पे ले जाके मुझे ये टिप यहाँ पे लेके आनी है, फिर मुझे यहाँ पर ऐसे जाना है, फिर ये यहाँ पर 10 से ऊपर पे, और मुझे यहाँ ले जाके ये छोड़ना है। तो देखिए ये आपका ऐसे ग्राफ आता है। परफेक्ट, ये बना है, ये ग्राफ आपका आता है, जिसमें अगर आप देखें तो फिनोप्थलीन अपना कलर चेंज कर देगा, है ना, 8.3 से 10. इस रेंज में आपका फिनोप्थलीन है जो आपको काम चेंज कर देगा। यहाँ पे आपका कलरलेस है और यहाँ पे आपका पिंक है। तो फिनोप्थलीन है जो आपके कलर डिटेक्शन को बता देगा। हाँ, फिनोल रेड भी कर देगा फिनोप्थलीन, पर इसके लिए सबसे बेस्ट है, मतलब फिनोल रेड भी, हाँ फिनोल रेड भी तो हो जाएगा। एलियन आए, उन्होंने पहले पापा का खून पिया, फिर मेरा खून पिया, फिर मम्मी ने ऑरेंज जूस पिला दिया, फिनोल रेड भी कर जाएगा। फिनोल रेड यहाँ पर इस जगह में कलर चेंज कर देगा, ठीक है, फिनोल रेड भी कर जाएगा, बिल्कुल कर जाएगा। यूजली लेकिन उन्होंने फिनोप्थलीन लेके लिखा हुआ है तो अभी फिनोप्थलीन रहने देते हैं। फिनोल रेड भी करेगा, करना चाहिए उसे भी अच्छे से। हो गया, बन गया हैं? तो लिखिए, when boric acid is with polyols, when boric acid is with polyols, पोलियोल मतलब जिनके पास एक से ज्यादा अल्कोहल ग्रुप होते हैं, with polyols containing cis vicinal diols, containing cis विसिनल डायोल्स। सिस मतलब दोनों OH एक ही साइड में होने चाहिए, विसिनल मतलब एडजेसेंट कार्बन पर 2 OH होने चाहिए। विसिनल डायोल्स सच एज बताइए, ऐसे कंपाउंड मुझे बताइए जिसमें कि एडजेसेंट कार्बन पर OH लगे हुए होते हैं, उन 2-3 कंपाउंड बताइए। ग्लिसरॉल, क्या होता है ग्लिसरॉल की स्ट्रक्चर? COH CH2OH ग्लिसरॉल नहीं है उसका नाम,
CH2OH, CHOH और फिर CH2OH। ये है ग्लिसरॉल, CH2OH, CHOH, CH2OH, ये है ग्लिसरॉल। CH2OH, CH2OH होता है इथाइलिन ग्लाइकोल, है ना। और कंपाउंड बताइए कोई ऐसा जिसमें कि एडजेसेंट कार्बन पर OH OH लगे हों। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, ये सब नहीं आएंगे, सबके सब आ जाएंगे ये। सारे चीजें 2 OH एक साइड में नहीं दिखते, और अगर ना भी हो तो वो सिंगल बॉन्ड के अक्रॉस तो घूम जाएगा, पकड़ के थोड़ा बैठा लोगे, जरूरत से जरूरत है सिंगल बॉन्ड के अक्रॉस घुमा के उधर आ जाएगा, डबल बॉन्ड हो ना बीच में। तो लिखिए सच एज ग्लिसरॉल, 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 कोमा कैथेकोल, CATCHOL कैथेकोल, मैनिटोल, MANNITOL मैनिटोल, कोमा ग्लूकोज, MANNITOL मैनिटोल। क्या होता है? मैनोज जानते हो? हैं? ग्लूकीटोल जानते हो? ग्लूकीटोल, अच्छा वो हाँ, तो जैसे ग्लूकीटोल बनता है ऐसे ही मैनिटोल बनता है, मनोज से बनता है वो। मनोज जानते हो क्या है? मनोज में क्या करना है? हाँ। दूसरे नंबर पे जो हाँ। है। मैनिटोल, कोमा ग्लूकोज, कोमा सुगर्स, एटसेट्रा। Then boric acid behaves relatively as stronger acid, comma. In that case, we get a sharp change in the titration curve. In that case, we get a sharp change in the titration curve. We get a sharp change in the titration curve, and suitable indicator like phenolphthalein, phenolphthalein की स्पेलिंग पता है? फिनोल, PHTH, एलियन की गलत वाली स्पेलिंग। फिनोप्थलीन कैसे बनता है? फिनोप्थलीन क्या स्ट्रक्चर कैसे बनती है ये? बनता कैसे है? हाँ, वो थैलिक एसिड लेते हैं, थैलिक एसिड, थैलिक एनहाइड्राइड और 2 फिनोल लेते हैं थैलिक एनहाइड्रेट, 2 फिनोल। और वो ऐसे हो जाता है। हाँ, फिनोल के नीचे पैरा पोजीशन पे जो एच है वो निकल के वहाँ जुड़ जाते हैं, ठीक है। फिनोप्थलीन ब्रैकेट में लिखिए इंडिकेटर चेंजेस एट 8.3, इंडिकेटर चेंजेस एट pH 8.3 ब्रैकेट में कलरलेस टू pH 10.0 ब्रैकेट में पिंक, ब्रैकेट क्लोज सर pH 10 ब्रैकेट में पिंक कलर है उसका, छोटा ब्रैकेट क्लोज, बड़ा ब्रैकेट क्लोज, कैन बी यूज्ड। सर लेकिन जो असली वाले टाइपरेशन है मतलब ये ना वो पढ़ाएंगे वहाँ पे, उसमें तो ऐसा मतलब सिर्फ और सिर्फ वीक बेस का ही होता था जिसमें इंडिकेटर यूज नहीं कर सकते थे। हाँ, तो यहाँ पे बहुत बुरा वीक है ना, इतना बुरा वीक है, आप उन वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस में HCN का ग्राफ नहीं बना पाओगे अगेन। हाँ, HCN का K होता है 10⁻⁻10, तो वो वीक एसिड बहुत, अब वीक की क्या डेफिनेशन लाओगे तुम? एक मतलब उसमें तो हो जाता था ना कि NaOH से भी कुछ सा रिएक्ट करता, तो वो एक जनरलाइज ग्राफ बनाए गए हैं। अगर एसिड बहुत ज़्यादा वीक है तो फिर उसके लिए कहानी नहीं लिखी गई। मान लो मैं आपको 1 लीटर पानी दूं और एक उसमें जरा सा मतलब कि एक ड्रॉप का भी 1000वां भाग मैं उसमें HCl टपका दूं, तुम उसका टाइट्रेशन बना ही नहीं पाओगे। वो ग्राफ ही 7 से शुरू होएगा, लगभग 7 से शुरू होकर वहाँ पर घुस जाएगा, वो क्या कहाँ ग्राफ आएगा उसमें, है ना। अब इसमें नोट करके पॉइंट लिखिए,
पहला लिखिए, इथाइलिन ग्लाइकोल CH2H डैश CH2H, इथाइलिन ग्लाइकोल, नोट करके पहला पॉइंट लिखना है, इथाइलिन ग्लाइकोल CH2OH although increased acidity but not that much that it can be used in titration. Because it form a relatively less stable complex. ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, सैलिसिलिक एसिड स्ट्रक्चर बनाइए सैलिसिलिक एसिड की। क्या होता है सैलिसिलिक एसिड? हाइड्रोजन कार्बन उसमें बेंजीन के कार्बन में OH बेंजीन के एडिशन कार्बन में एक पे OH बेंजीन पर सबसे ऊपर COH और ऑर्थो पोजीशन पर OH होता है सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड कैन आल्सो बी यूज्ड फुल स्टॉप। It also form complex with boric acid. अब नेक्स्ट नीचे स्ट्रक्चर बना लीजिए, कुछ स्ट्रक्चर में कहीं ना फंसा दे। कैथेकोल की स्ट्रक्चर बनाइए, फिनोल की ऑर्थो पोजीशन पे एक OH, फिनोल की ऑर्थो पोजीशन पे एक OH और लगा, मतलब 2 OH एडजेसेंट में है। कैथेकोल इसका नाम है, CaTeCHOL कैथेकोल है ये। ठीक है, मैनिटोल की स्ट्रक्चर, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर आती है वो ओपन चेन HOH और ऊपर CHO, उसमें ऊपर CHO की बजाय CH2OH लगाइए, मैनिटोल है वो। ग्लूकोज की स्ट्रक्चर में एक मिनट, मैनिटोल बना रहे हैं ना, तो ऊपर के 2 OH बदलेंगे, ये बनेगी आपकी CH2OH H और ये वाला भी हमने पलट दिया है OHH, और यहाँ पे COH लगा दूँ तो मैनोज बन जाएगा, और यहाँ पे CH2OH लगा दूँ तो मैनिटोल, और CH2OH क्या नाम है इसका? ये इथाइलिन ग्लाइकोल नहीं है, ग्लिसरॉल। दूसरा नाम ग्लिसरीन, ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन, ये इसका नाम है ना। चलिए अब देखें कि ये चीज़ काम कैसे करती है, मतलब कैसे ये टाइट्रेशन का ग्राफ हमारा बन पाता है, क्या होता है इसमें। हाउ दिस वर्क्स, है ना। हाउ दिस वर्क्स, ली चिटेल प्रिंसिपल पता है क्या कहता है? अगर मैं प्रोडक्ट को हटाता रहूं तो रिएक्शन फॉरवर्ड में चलेगी नहीं चलेगी? तो यहाँ पर देखिए, ये आपका रहता है BOH थ्राइस प्लस आपका ये H2O, यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम है, और इक्विलिब्रियम से वो बनाता है आपका BOH
4 माइनस और प्लस आपका ये H प्लस, जहाँ पर इसका K रहता है ये आपका कितना था कहाँ गया 7.3 इंटू 10⁻10, 7.3 इंटू 10⁻−10। अब यहाँ पर होता क्या है कि ये जो आपका ये है जो BOH4 माइनस है आपका, अगर इसके साथ कोई मैं सिस डाइओल डाल देता हूँ, जैसे यहाँ पर देखिए 2 टाइम्स ऑफ मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ सिस डाइओल, अगर मैं यहाँ पर डालता हूँ तो ये इसके साथ एक कॉम्प्लेक्स बना लेता, मतलब इसको यहाँ से खींच ले जाता है, ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है आपका O B O C ये यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बन जाता है प्लस के 4 टाइम्स ऑफ H2O, ये यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ये रिएक्शन 1 है और ये आपकी रिएक्शन 2 है। अब जब ये कॉम्प्लेक्स बनता है तो ये रिएक्शन 1 में जो आपका ये कॉन्जुगेट बन रहा है इसको ख़त्म करेगा, वहाँ से इसको यहाँ से ख़त्म करेगा, और अगर ये ख़त्म हो रहेगा तो इक्विलिब्रियम को एस्टेब्लिश करने के लिए रिएक्शन फॉरवर्ड में चलेगी, जिससे आपके पास ज़्यादा H प्लस प्रोड्यूस होंगे। ऐसा नहीं कि K बढ़ गया तो K तो उतना ही है, लेकिन आपका ये इक्विलिब्रियम में ये कम पड़ रहा है तो रिएक्शन फॉरवर्ड में इसको ये बनाता जा रहा है, ये बनाता जा रहा है, तो आपके सॉल्यूशन में ज़्यादा H प्लस मौजूद है। ज़्यादा H प्लस मौजूद है तो मान लो वो अगर जो है इतने H प्लस मौजूद हो गए जितना कि CH3CH बना पाता था, तो आपका टाइट्रेशन ग्राफ मिल ही जाएगा, है ना। तो फिर इस तरीके से टाइट्रेशन ग्राफ मिल जाता है। ये बनाइए। देखो ये होता है एक अच्छे टीचर और खराब टीचर। अच्छे टीचर मतलब एक जगह मैं ऐसे ये बोरिक एसिड कैसे काम करता है उसका वो दे रहा था, टीचर के लिए डेमो दे रहा था अपॉइंटमेंट के लिए। सुनिए, मैंने बोला कि इसमें सर हम ये डालते हैं, इसमें ये डालते हैं, सिस डाइओल डालते हैं। सिस डाइओल क्या करते हैं बच्चों, सिस डाइओल जो है वे जो ये आपका H3BO3 रहता है उसका K बढ़ा देते हैं। K बढ़ जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, आपको ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, और ज़्यादा एसिडिक होने की वजह से आपका टाइट्रेशन का जो ग्राफ है हम आपको मिल जाता है। टीचर पे बैठे हुए थे, ये जो भी मैंने बोला ये पास हो गया कि हाँ जी हाँ बढ़िया सर, बढ़िया पढ़ाया आपने, बढ़िया पढ़ाया, ठीक। सेम उसी पर नया डेमो दे रहा था फिटजी में, जब मैंने फिटजी दोबारा ज्वाइन किया था, पंजाबी बाग में डेमो दे रहा था। फिर मैंने वही बोला कि होता क्या बच्चों इसमें कि जो बोरिक एसिड होता है वो वीक एसिड होता है ना, उसका K काफ़ी कम है। उसमें जब हम सिस डाइओल्स डालते हैं तो ये इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है, लीचेटर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये इसको निकाल लेता है। तो होता क्या है कि इसका K बढ़ जाता है और उसकी वजह से स्ट्रॉन्गर एसिड की तरह काम करने लगता है और हमें टाइट्रेशन कम यहाँ पे मिल जाता है। तुरंत रोक लिया उसने, रुक जाओ, यहाँ पे रुको सर, यहाँ पे रुको। आपने जो बोला अभी कि इसका K बढ़ जाता है, आपने ये बोला, हाँ जी हाँ K बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाएगा K तो कांस्टेंट होता है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो कांस्टेंट है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड का इसका K 7.3 इंटू 10⁻10 है, आपने K कैसे बढ़ा दिया? पहली बार मुझे वहाँ पे वो मौका, ये तो मैंने 4 बार बोल दिया क्लास में से। बात ये है कि मैं 2-3 जगह पहले भी मैंने ये बोला और कोई टीचर नहीं पकड़ पाया। इनफैक्ट मैं अभी 10 टीचर के सामने डेमो दे दूँ ये शब्द बोल दूँ, वो नहीं पकड़ पाएंगे क्योंकि सब घुला मिला के ऐसे पढ़े बैठे हैं। फिटजी का एक टीचर मान लीजिए कि आप वो 50 किताबें पढ़ के बैठा है, जैसे ही मैंने ये शब्द बोले उसने तुरंत यहाँ पे मुझे रोक दिया कि हे रुक जाओ भी पहले। ये जो स्टेटमेंट आपने बोला कि इसका K बढ़ गया, ये कैसे बढ़ गया सर, ये बताइए। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो इस इंडस्ट्री के सबसे अच्छे टीचर हैं वो फिटजी में ही हैं। थे मतलब फिटजी अब बंद हो गया, लेकिन फिटजी ने इस इंडस्ट्री के सबसे बेस्ट टीचर दिए हैं। फिटजी में अगर कोई 5 साल बढ़ा कर आया ना तो दूसरा कोई कोचिंग फिटजी में आए सर, आइए सर, अलग से सम्मान दे रहा है कि उसका मतलब कि लगभग ये मान लो सर फिटजी के टीचर हैं ये, ऐसा अलग से जैसे कहाँ से आ गए हों। तो फिटजी ने ऐसा एनवायरनमेंट दिया कि भाई बढ़िया टीचर हैं। और आकाश का टीचर भाई ये तो हट खराब। सबसे खराब इंडस्ट्री के टीचर आज के डेट में आपको आकाश, और उससे भी खराब चाहिए तो PW में मिलेंगे, सबसे खराब मिलेंगे। और सबसे बेस्ट टीचर जब फिटजी चल रहा था फिटजी में, और फिटजी की ही टक्कर के रेजोनेंस में मिलते थे, LN में मिलते थे। ये 3 चीज़ें थी जहाँ पे आप बेस्ट टीचर उठा सकते हो, और खराब टीचर उठाने तो आप उनमें से उठा सकते हो।
ठीक है, ये क्वालिटी वहाँ पे मिलती थी, ये इतनी इज्जत थी फिटजी के टीचर की। मैंने कई जगह पे दिया, किसी ने नहीं रोका, उसने मुझे तुरंत इस लाइन पे वहीं रोक लिया, जबकि तेजी से मैं बोल रहा हूँ। उसने यही पकड़ लिया कि सर ये पहले मुझे ये बताओ, आपने ये जो बोला ये कैसे बोल दिया आपने कि के बढ़ गया। तब मुझे रियलाइज हुआ हाँ के तो नहीं बढ़ सकता, के नहीं बढ़ सकता, बस इतना इक्विलिब्रियम को ऐसा खींचा है इस तरीके से ली चटल के अकॉर्डिंग कि इसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई है, और कंसंट्रेशन बढ़ने से सॉल्यूशन में ज़्यादा H+ है। तो अब रिएक्शन का ग्राफ आपका जहाँ पे वो नीचे शुरू हो रहा था, मतलब 6 से शुरू हो रहा था, वो 2 या 3 से शुरू हो रहा है। तो जब नीचे से शुरू होएगा तो उसे एक पीक देना ही पड़ेगा, ऐसे वर्टिकल सेक्शन ज़्यादा बड़ा आएगा। ये उसका रीजन था। देखा हमने कितने शार्प टीचर बनाता है फिटजी। फिटजी में अगर 10 टीचर थे, ये लाइन पर्सनल है। हाँ फिटजी में अगर 10 टीचर हैं तो 10 में से 2 टीचर अपने बॉस के चमचे थे, और 8 टीचर थे हमारे जैसे जो कंधे पर उठाए रखते थे उसको, सिलेक्शन को, रिजल्ट्स को, उन्हीं के भरोसे चलता था। और उन्हीं चमचों की वजह से फिटजी खत्म हुआ है, उन्हीं चमचों की वजह से। अगर वे चमचे नहीं होते, चमचे 50-50 लाख का पैकेज लिए बैठे हैं, जो काम नहीं कर रहे, सोफे पे बैठे हैं, आराम से मोबाइल की चला रहे हैं, और जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें वे 15-15 लाख पे हायर कर रहे हैं कि उनके लिए भी कि बहुत है आपका तो, और कहते हैं कि सर ये इसका कि ज़्यादा क्यों है, चमचों की वजह से ही वो खराब हुआ है ना। जब किसी इंडस्ट्री में चमचे होते हैं, नॉन डिजर्विंग आदमी को ज़्यादा पैसा मिल रहा है, डिजर्विंग को नहीं, तब चीज़ें ऐसे ही अंत की तरफ बढ़ती हैं, है ना। ये हुआ है। हम ही लोग थे कुछ जो बिना किसी उसके स्वार्थ के अब काम करे जा रहे हैं। अब बच्चे का रिजल्ट निकालना है यार, बच्चे का रिजल्ट निकालना है, सिलेक्शन निकाल देंगे, इस बार 60 सिलेक्शन निकाल देंगे तो 70 निकाल देंगे, तनख्वाह पैसे नहीं मिल रहे हैं, सैलरी नहीं मिल रही है, कोई समस्या नहीं, पढ़ाना हमारा काम है। ये ऐसा आसानी से नहीं मिलते। लिखिए, हाँ तो टक्कर का बनाएंगे हम। हाँ तो यही तो इसलिए हम तो आए हैं कि जो 1990 के टाइम में चलता ऐसा वापस से प्रोड्यूस कर दें। बच्चे अभी कम हैं, बच्चे जैसी अगर ज़्यादा हो जाए हमारे पास, जितने फिटजी मेरठ में बच्चे तो उतने बच्चे हो जाएं तो फिटजी मेरठ से डबल रिजल्ट निकाल देंगे हम, क्योंकि फिर कोई चमचा तो है ही नहीं ना यहाँ पे। चमचे एक तरीके से रोकते हैं ना चीज़ों को। हाँ लिखिए, the cis diols forms इसी का एक्सप्लेनेशन लिखिए। ये जो सिस डायोल होते हैं ये BOH4- के साथ एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, जिससे ये इसको यहाँ से रिमूव करते रहते हैं। तो ली चिटल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वो इक्विलिब्रियम अपने आप को राइट साइड में शिफ्ट करता रहता है, जिससे कि ज़्यादा H+ प्रोड्यूस होते हैं, ज़्यादा एसिडिक एनवायरमेंट हो जाता है, pH आपकी रिलेटिवली कम पे होती है, तो पी ग्राफ आपका नीचे से आपका शुरू हुआ है। ठीक है, तो लिखिए, द सिस डायोल्स फॉर्म्स very stable complexes. The cis diols forms very stable complexes with the BOH4- comma, thus effectively removing it from solution. Full stop. The reaction 1 is reversible. So, removal of one of the products from right hand side, removal of one of the products from right hand side of the equation,
अपसेट द बैलेंस, अपसेट द बैलेंस, upset the balance, comma, and the reaction proceeds, and the reaction proceeds majorly to the right side. Majorly to the right side. Thus BOH thrice, thus BOH thrice acts as a stronger acid, acts as a stronger acid, acts as a stronger acid in the presence of cis diols, in the presence of cis diols, in the presence of, ये स्ट्रक्चर सब तो बना लिया ना, in the presence of cis diols, cis diols. Structure of boric acid. स्ट्रक्चर ऑफ बोरिक एसिड। तो यहाँ पर देखिए अलग अलग आपके पास पेन हो तो अलग अलग से बनाइएगा, ज़्यादा आपको क्लियरली दिखेगा। बी, फिर आपका ये O H O H O H, ठीक है। O B O और आपका ये H O H H, ठीक है। देखिए आपका ये O B O H H O H, H B O H O, एक मक्खी है परेशान कर रही है। H O H, ठीक है। ये देखिए अब यहाँ पर ये है ना, ये पूरा सिस्टम ऐसा बन गया। अब इन सब में आपका क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना। ठीक है, ये ऐसा तो पूरी आपकी यहाँ पर क्या है, ये प्लेनर स्ट्रक्चर है। बोरिक एसिड हैज प्लेनर शीट लाइक स्ट्रक्चर। एसिड हैज प्लेनर शीट लाइक स्ट्रक्चर। ये